नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सावरना आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। आज आप देख रहे होंगे एक बेहतर सा टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट का चीज है मेरे दोस्त, ध्यान से अगले 10 मिनट तक टाइम देकर इसको समझना और ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि अभी भी बच्चों में जब मोल कॉन्सेप्ट की बात आती है, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं न कहीं वो फंस जाते हैं। कभी कभी एवोगाड्रो नंबर पूछता है, कभी उसी एलिमेंट्स में या उसी कंपाउंड में मोल की संख्या पूछता है, तो बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये मोल कॉन्सेप्ट में मोल निकाला कैसे जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोल को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और बच्चे कहां फंसते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है मोल कॉन्सेप्ट में, मोल का, इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जरा देखिए, इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस मोल के बारे में। तो सवाल यह है कि सर ये मोल होता क्या है। तो मोल का मतलब होता है बाबू कि यह एक प्रकार का यूनिट है। मोल जो है ये एक प्रकार की इकाई है जिससे किसी पदार्थ के अमाउंट को मापा जाता है, यानी जिससे किसी भी पदार्थ का जो है मात्रा को, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है यानी पदार्थ की मात्रा जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है किसका, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, यानी पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है। किसका, पदार्थ की मात्रा का। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है मोल है। तो ये तो क्लियर है कि मोल एक यूनिट है जिससे किसी भी पदार्थ की मात्रा को, इन अमाउंट को मापा जाता है। अब इस मोल को मॉलिक्यूल्स के रूप में या एटम के रूप में या आयन के रूप में व्यक्त किया जाता है। और ये एक मोल जो होता है वो किसी पदार्थ में उपस्थित 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक मोल जो है ये 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन, अणु, परमाणु या आयन। आप जब भी क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे, चाहे एसएससी का बनाइए कि या रेलवे का बनाइए या बिहार दरोगा या बीपीएससी का, किसी का भी आप क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो ये डाटा से देखते होंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, मतलब कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण डाटा है। इससे कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि एक मोल किसके बराबर होता है। तो गौर करना मेरे दोस्त, एक मोल जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। अब मन में सवाल आता होगा कि सर यहां पर अणु भी लिख दिए, परमाणु भी लिख दिए, आयन भी लिख दिए, तो इसकी उपयोगिता कहां होगा। तो गौर कीजिएगा, जहां पर किसी यौगिक की बात होगा उस यौगिक में मोल की संख्या को व्यक्त करना होगा, तो यौगिक के सूक्ष्मकण को अणु कहा जाता है। कोई भी यौगिक जो है उसके सूक्ष्मकण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। कोई तत्व के सूक्ष्मकण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और कोई आयनिक तत्व रहेगा तो उसके सूक्ष्मकण को आयन कहा जाता है। तो किसी यौगिक में यदि मोलों की संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, वही तत्व रहेगा तो 6.022 10⁻23 परमाणु। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एक मोल का डाटा याद कर लेंगे। लेकिन अब सवाल यह होता है कि जब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि एक मोल किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन में यह लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहां पर जानते क्या करता है, कभी कभी इस 22 की जगह 23 कर देगा, कभी कभी इस 23 की जगह 22 कर देगा, कभी इसको माइनस में लिख देगा, कभी प्लस में लिख देगा। तो इस तरह से जैसे वो माइनस प्लस किया, अब 22 की जगह 23, 23 की जगह 22 किया कि बच्चा ले लोटा यहां परेशान हो जाता है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि माइनस में मारे कि प्लस में मारे, 22 ऊपर होगा कि 23 नीचे होगा। तो इसको याद रखना है,
6.022 इंटू 10⁻23, यानी पहले 22 होता है तब 23 होता है, इसलिए डाटा में पहले 22 होगा और बाद 10 के पावर 23 होगा। याद रखना है, ये छोटा सा टेक्निक हो गया कि पहले 22 होता है तब 23 होता है। तो यदि एक मोल का मान पूछे तो 6.022 यानी पहले 22 और बाद गुने 10 के पावर 23, 6.022 10⁻23, तो पहले 22 उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये 23 वाला डाटा होगा। तो याद हो गया सभी लोगों को कि एक मोल का मान कितना होता है भाई, तो एक मोल जो है 6.022 10⁻23 अणुपरमाणु या आयन के बराबर होता है। अब आपका ये जो एक मोल है, इस एक मोल को जानते क्या कहा जाता है, इस एक मोल को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। कौन संख्या, एवोगाड्रो नंबर, इसको कहा जाता है एवोगाड्रोज नंबर भी कहा जाता है। एवोगाड्रो नंबर को Na से डिनोट किया जाता है, यानी जहां पर भी आपको Na दिखा मिले, एकदम गौर, ये कॉन्सेप्ट का चीज है बाबू, और एग्जाम में बच्चे यहां फंस जाते हैं, इसलिए आप इसको गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है जो 1 मिनट में आपके दिमाग में घुस जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है और ये डाटा है। इस डाटा को याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक नंबर यदि किसी बच्चे का नहीं होता है तो रिजल्ट मेरे दोस्त रुक जाता है, इसलिए गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो ये मोल वर्ड क्लियर हो गया था कि मोल एक प्रकार का यूनिट है जिससे किसी पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। दूसरा चीज क्लियर हो गया कि एक मोल जो है 6.022 10⁻23 अणुपरमाणु या आयन के बराबर होता है, और आपका एक मोल एवोगाड्रो संख्या के बराबर भी होता है। तो आप एक मोल को एवोगाड्रो नंबर कह सकते हैं, और एवोगाड्रो नंबर को किससे नोट किया जाता है, Na से। तो जब एक मोल बराबर इतना हो गया तो क्या एक एवोगाड्रो संख्या को आप नहीं लिख सकते हैं, इसको भी एक एवोगाड्रोज नंबर की बात आएगा तो इसको भी आप लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 अणुपरमाणु या आयन, अणुपरमाणु या आयन, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको ये दोनों चीज याद हो गया। यदि एक मोल का मान पूछेगा फिर भी आप बता देंगे, और कभी कभी कई बार एग्जाम में एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई बार आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो निश्चित रूप से आपको मिला होगा क्वेश्चन कि एक एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है। तो क्लियर हो गया कि एक एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणुपरमाणु या आयन, अणुपरमाणु या आयन। तो किसी भी पदार्थ के लिए एवोगाड्रो नंबर का मान पूछे, मोल का मान पूछे, तो दोनों का मान एक जैसा होगा क्योंकि एक मोल जो है वो एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। कोई कंफ्यूजन? यदि आपको इतना समझ में आ गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे और बाद में देख लेंगे, या फिर कभी भी आपके दिमाग से कोई चीज कोलैप्स कर जाए तो फिर एक बार वीडियो पर आइएगा और इसको देख लीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि सर ये अणुपरमाणु या आयन जो लिख रहे हैं इसका आखिर उपयोग कहां होगा और मोल के निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो आगे गौर कीजिएगा बाबू। यदि आपसे अब सवाल है कि सर मोल निकालने के लिए फॉर्मूला पूछा जाएगा कि मोल कैसे आखिर निकाला जाएगा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो मोल निकालने के लिए क्या करना होता है, किसी भी पदार्थ का जितना भार है उसके अनुभार से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि इसमें नियम होता है कि किसी पदार्थ का अनुभार, किसी भी पदार्थ का अनुभार उस पदार्थ के एक मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू? एक मोल के बराबर होता है। गौर कीजिएगा कि कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ का जो अनुभार होता है वो अनुभार किसके बराबर होता है? एक मोल के बराबर होता है। चाहे वो पदार्थ कुछ भी हो, उसका जो अनुभार होता है यानी मॉलिक्यूलर वेट होता है वो उस पदार्थ के एक मोल के बराबर होता है। जैसे सपोज कीजिए आपसे जल के बारे में पूछा गया, यानी H2O के बारे में पूछा गया कि H2O में मोलों की संख्या क्या होगा, तो H2O में कितना मोल हो जाएगा, तो H2O में मोलों की संख्या 1 हो जाएगा। अब H2O का जितना अनुभार होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, तो H2 का अनुभार क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए या निकालने आना चाहिए H2O का अनुभार। एकदम गौर से देखिएगा बाबू, ये आपका कॉन्सेप्ट है।
H2O का अनुभार, बहुत सारे बच्चे को अनुभार निकालने के लिए नहीं आता होगा, तो गौर कीजिएगा कैसे अनुभार निकाला जाता है, इस चीज को सीखिए। यदि H2O के अनुभार की आपसे बात करेंगे तो पहले हाइड्रोजन का द्रव्यमान पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो सबको पता होगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन का कितना परमाणु है 2 परमाणु, तो 1 गुना हो गया 2 प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो प्लस 16 बराबर कितना हो गया 18। इसका मतलब है कि जल का अनुभार कितना होता है 18 ग्राम, जल का अनुभार कितना होता है 18 ग्राम होता है। इसका मतलब 18 ग्राम कितना मोल के बराबर हो जाएगा, 18 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। यानी कोई भी पदार्थ रहेगा, चाहे वो तत्व हो या वो यौगिक हो, उसका जो अनुभार होगा यानी उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो किसके बराबर होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट मोल के बराबर होता है। अतः जल के अनुभार की बात होगा तो 18 ग्राम निकला अनुभार, 18 ग्राम कितना मोल के बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। अब यदि 36 ग्राम जल की बात करता तो कितना मोल होगा, तो चूंकि 18 ग्राम जल 1 मोल के बराबर है, इसलिए 36 ग्राम की बात करेगा कितना मोल हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। कैसे निकाले, तो 36 ग्राम जल का भार दिया हुआ था और जल का अनुभार 18 होता है, तो 36 में 18 से क्या किए डिवाइड कर दिए, तो 36 में 18 से डिवाइड किए कितना हो गया 18 दूना 36, यानी कितना मोल निकल गया 2 मोल निकल गया। यानी आप आराम से निकाल सकते हैं। यदि इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या कहते हैं 36 ग्राम जल में अनुभार क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सभी बच्चे से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगा, मोलों की संख्या क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी निकाल के बताइए। तो 36 ग्राम जल में यदि मोलों की संख्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो सबको पता जल का भार कितना दिया हुआ है, जल का भार दिया हुआ है 36 ग्राम और H2O का अनुभार कितना होता है, तो H2O का अनुभार हम लोग निकाल लेते हैं। H2O का अनुभार हो जाता है 2 प्लस 16 बराबर कितना 18। अब यदि मोल निकालने की बात होती है तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी भी पदार्थ के मोल के लिए भार बट्टे अनुभार, किसी का भी मोल निकालना हो तो भार बट्टे अनुभार, तो भार बट्टे अनुभार ये फॉर्मूला हो गया। किसी भी पदार्थ का मोल निकालने के लिए यह फॉर्मूला हो गया मोल बराबर भार बट्टे अनुभार, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं मोल निकालने के लिए भार बट्टे परमाणु भार, भार बट्टे अनुभार या भार बट्टे परमाणु भार, यह मोल निकालने के लिए फॉर्मूला। सभी लोगों को याद हो गया कि किसी भी पदार्थ का मोल आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, भार बट्टे अनुभार या भार बट्टे परमाणु भार, भार बट्टे अनुभार या भार बट्टे परमाणु भार। अब मान लिया जाए 36 ग्राम जल का पूछा था तो आप क्या करेंगे, 36 ग्राम इसका भार हो गया तो ये हो गया 36 बट्टा अनुभार कितना जल का, H2O का पूछा था मोल, तो 36 बट्टा 18 नहीं कितना हो गया, तो आपका 2 मोल हो गया। कितना मोल हो गया 2 मोल। क्लियर हो गया ना कि 36 ग्राम जल में यदि मोलों की संख्या पूछेगा तो मोल निकालने के फॉर्मूला क्या हो गया, भार बट्टे अनुभार या भार बट्टे परमाणु भार। तो 36 ग्राम जल था तो 36 बट्टा 18 कितना 2 मोल हो गया। कोई कंफ्यूजन। इसी तरह से मान लिया जाए आपसे अगला सवाल पूछेगा कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या क्या होगा। आप लोग जल्दी निकालिए, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या क्या होगा, जल्दी निकालिए तो कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या क्या होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, खास करके ग्रुप डी एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल अनाधून पूछता है और कॉन्सेप्ट प्लस जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्योंकि मोल निकालने से संबंधित न्यूमेरिकल या फिर पीएच स्केल का न्यूमेरिकल या मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल या फिर नेचर ऑफ गैस का न्यूमेरिकल या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में यही 4-5 टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल पूछता है। इसलिए मेरे दोस्त इसका न्यूमेरिकल आप साथ ही साथ देखते जाइए, अन्यथा एग्जाम में पूछेगा और 1 नंबर कम हो जाएगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा बाबू। इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और निकालने का मौका दिए हैं। आप जल्दी निकालिए कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्लियर है कि कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना दिया हुआ है, तो भार दिया हुआ है 200 ग्राम।
क्योंकि मोल पूछ रहा है और मोल के लिए फॉर्मूला होता है भार बट्टे अनुभार। तो इसका भार हो गया आपका 200 ग्राम। अब यदि कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार निकालना होगा तो अनुभार के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार निकालने के लिए सबके द्रव्यमान को जोड़ देंगे। तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है भाई, सबको याद होना चाहिए 40। याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। लेकिन ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 3 परमाणु, तो 16 तिया 48। ऑक्सीजन का बाबू द्रव्यमान 16 होता है और यहां पर 3 परमाणु है, तो 16 तिया 48, तो प्लस हो गया 48। अब सबको जोड़ देंगे तो 40 और 12 कितना हो गया, 40 10 50 2 52। अब 52 48 हो गया 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना निकल गया, 100 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। पूछा क्या था कि मोलों की संख्या क्या होगा, तो अब आपसे आराम से बन जाएगा। मोल के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, भार बट्टे अनुभार। किसी का भी मोल निकालने के लिए फॉर्मूला था भार बट्टे अनुभार। तो ये हो जाएगा 200 ग्राम बट्टे 100 ग्राम, काट देंगे तो कितना मोल हो जाएगा बाबू रे, तो 2 मोल हो जाएगा। यानी 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या पूछा, फार्मूला तो सेम होता है भार बट्टे अनुभार, और निकाल लिए थे 200 ग्राम भार दिया था और कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना हो गया, 40 12 16 48, 40 12 और 48 सबको जोड़ दिए कितना हो गया, 100 निकल गया ना। कोई भी तत्व के बारे में भी पूछेगा तो उसके भार में अनुभार से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इजी वे में आराम से आपका निकल जाएगा किसी का भी मोल। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का मैंने आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों बताया। यदि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा तो मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सारे ग्रुप डी वाले बच्चों तक ये मैसेज चला जाए कि न्यूमेरिकल का क्लास स्पेशली राहुल सवर्णा जीएस चैनल पर होता है और वो हमसे जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।